प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। जैसा कि आप जान रहे हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की और उनसे बनने वाले कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक नंबर के क्वेश्चंस की। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं। हम आपको बता दें कि मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर के बोर्ड एग्जामिनेशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या तो सीधा सीधा वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धातुओं के रासायनिक गुण को लिखिएगा, 4 अंक का पूछा जाएगा, या फिर इसका पूछा जाएगा कि क्या होता है जब, या फिर कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, इन सब से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से मिलते हैं। तो ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस लेक्चर को बिल्कुल भी मिस ना करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल्स की। जैसा कि हमने मेटल्स के बारे में पहले डिस्कस कर लिया है कि मेटल्स क्या होते हैं, इसके अलावा इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। उसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे कि इनके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो रासायनिक गुण का आशय क्या होता है, रासायनिक गुण का मतलब क्या होता है। रासायनिक गुण का मतलब यह होता है कि जब कोई भी मेटल किसी दूसरे केमिकल के, किसी दूसरे पदार्थ के संपर्क में आती है तो क्या होता है, कौन कौन से नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक गुण का आशय रासायनिक अभिक्रिया से होता है, मतलब कि कोई भी पदार्थ जब किसी मेटल के संपर्क में आता है तो क्या होता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण केमिकल प्रॉपर्टीज का आज अध्ययन करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जामिनेशंस में लगातार इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग आज का ये लेक्चर मिस मत करिएगा। ठीक है, नोट्स समय से आप कंप्लीट अवश्य करते रहिए। तो हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, इनके रासायनिक गुण की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत क्या क्या आता है वो हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताया। ठीक है, तो इनके कौन कौन से महत्वपूर्ण केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो उसके अंतर्गत सबसे पहला है रिएक्शन ऑफ कह लीजिएगा एयर, ऑक्सीजन से क्रिया। क्या होता है जब किसी मेटल की क्रिया किससे होती है, O2 से होती है, ऑक्सीजन से होती है। जब किसी भी मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है, वायु से होती है, तो क्या होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो आपके मेटल्स हैं एट द बेसिस ऑफ एक्टिविटी कह लीजिएगा, क्रियाशीलता के आधार पर। ठीक है, जो आपके मेटल्स होते हैं इनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला आपका होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील मेटल्स, दूसरा जो होता है वो थोड़े कम क्रियाशील, और जो आपका तीसरा होता है वो बिल्कुल भी ना के बराबर क्रियाशील कह लीजिएगा, क्रियाशील नहीं कह लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील मेटल्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका सोडियम हो गया, जैसे आपका पोटेशियम हो गया, जैसे आपका मैग्नीशियम हो गया, तो दीज एलिमेंट्स आर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव, ये बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होती हैं। ये इतनी क्रियाशील होती हैं कि जैसे ही ये वायु के संपर्क में आती हैं तुरंत आग लग जाती है। जो आपका सोडियम है जैसे ही वायु के संपर्क में आता है तुरंत जलने लगता है और यह जल करके बनाता है सोडियम का ऑक्साइड। क्या बनाता है, सोडियम का ऑक्साइड बनता है। सोडियम की स्टेट की बात करें तो सॉलिड होती है, ऑक्सीजन के स्टेट की बात करें तो गैस होता है। जब आपका सोडियम ऑक्साइड बनता है उसके स्टेट की बात करें तो वह भी आपका सॉलिड होता है। तो कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो उस मेटल का ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, उस मेटल का ऑक्साइड बनता है। तो सोडियम आपका जब वायु में जलाते हैं तो बनता है सोडियम का ऑक्साइड। जब हम पोटेशियम को वायु में जलाएंगे तब आपका बनता है पोटेशियम का ऑक्साइड, K2O बनता है। ठीक ऐसे ही जब हम मैग्नीशियम को वायु में जलाते हैं तो आपका बनता है मैग्नीशियम का ऑक्साइड, MgO। रिएक्शंस जो हैं वो अनबैलेंस हैं, ये बैलेंस नहीं है। कैसे बैलेंस किया जाता है हमने आपको सिखा दिया है। तब ये आपका फर्ज बनता है कि आप इन केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते चलें। ठीक है, इन सबको आप बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करना आप और सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि इसको हम ऐसे ही लिफ्ट करते चलें और आप इसको बैलेंस करते चलिएगा, साथ में बैलेंस करते चलिएगा तो और भी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी बैलेंस करने के लिए। तो इन केमिकल रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है कि जब भी किसी मेटल्स को हम लोग जलाते हैं, जब भी किसी मेटल्स को हम लोग जलाते हैं
तो उसी मेटल का ऑक्साइड बनता है। सोडियम को हमने जलाया तो सोडियम का ऑक्साइड बना, पोटेशियम को हमने जलाया तो पोटेशियम का ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम को हमने जलाया तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना। इट मीन्स जब किसी भी मेटल्स को हम लोग बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो उसी मेटल का ऑक्साइड बनता है, उसी धातु का ऑक्साइड बनता है। ध्यान रखिएगा, सोडियम पोटेशियम इतनी ज़्यादा क्रियाशील होती हैं कि ये वायु के संपर्क में आकर के तुरंत जलने लगती हैं और आग पकड़ लेती है। इसीलिए इन सबको हम लोग रखते हैं कैरोसिन ऑयल में, मिट्टी के तेल में, ताकि आग ना लगने पाए। एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, ठीक है, हम मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं? तो अभी हमने कुछ देर पहले कहा था आपसे कि मैग्नीशियम बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होती है, ठीक है। मैग्नीशियम वायु के संपर्क में आकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बना लेती है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है। अब ये जो लेयर है वो मैग्नीशियम को जलने से रोकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम आपको एक कागज का टुकड़ा दे दें और उस कागज के टुकड़े पर हम मिट्टी लपेट दें और कहें कि इसको जलाओ, तो ये जलेगा? नहीं जलेगा। तो आप क्या करेंगे? जलाने से पहले कागज के ऊपर लगी उस मिट्टी को आप साफ करेंगे, तब ये जलाएंगे तो ये जल जाएगा। वैसे ही जब मैग्नीशियम रिबन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर बन जाती है, ये लेयर मैग्नीशियम रिबन को जलने से रोकती है। तो मैग्नीशियम रिबन को सही से जलाया जा सके, मैग्नीशियम रिबन बहुत अच्छी तरीके से जल सके, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? मैग्नीशियम रिबन पर जमी हुई इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को या फिर उस लेयर को हम लोग हटाते हैं, ठीक है, ताकि पूर्ण दहन हो सके। तो इसका जवाब हो जाएगा कि चूंकि मैग्नीशियम बहुत ही ज्यादा एक्टिव एलिमेंट है, ये तुरंत मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है और वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उस मैग्नीशियम के लेयर पर इकट्ठा हो जाती है और वो मैग्नीशियम की ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो मैग्नीशियम रिबन को जलने से रोकती है, तो उसका पूर्ण दहन हो सके। इसके लिए हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है उसको हटाते हैं या फिर मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं। तो इट वाज फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कि व्हेन वी बर्न मेटल्स इन ऑक्सीजन, जब हम किसी भी मेटल को वायु में जलाते हैं तो हमें मेटेलिक ऑक्साइड मिलता है, उसी धातु का हमें ऑक्साइड प्राप्त होता है। फॉर एग्जांपल, सोडियम को हमने जलाया तो सोडियम का ऑक्साइड मिला, पोटेशियम को जलाया तो पोटेशियम का ऑक्साइड मिला, मैग्नीशियम को हमने जलाया तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिला। ये तीन ऐसे एलिमेंट हैं जो बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम का वायु में जलना उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। कभी कभी एक नंबर में या फिर ऑप्शनल में पूछ लेता है कि सोडियम को वायु में जलना या सोडियम का वायु में जलना किस प्रकार की रिएक्शन है, तो ध्यान रखिएगा ये आपकी है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। वैसे देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, बिकॉज टू सबस्टेंस कंबाइन हो रहे हैं और केवल एक ही आपका प्रोडक्ट जो है वो इसमें फॉर्म हो रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम बात करें जो कम क्रियाशील धातुएं होती हैं, कम क्रियाशील धातु की बात करें तो कॉपर आता है आपका, कॉपर के अलावा आपका हाइड्रोजन आता है, इसके अलावा अगर जो हम बात करें तो जिंक आता है, ठीक है। ये सब जो धातुएं होती हैं और आयरन आता है, ये सब जो धातुएं होती हैं वो इन धातुओं की अपेक्षा कम क्रियाशील होती हैं। ये केवल वायु के संपर्क में लाएंगे जलने लगेंगी, इनको थोड़ा बहुत हमें गर्म करना पड़ेगा तब ये जलेंगी, ठीक है। इनको जब हम लोग थोड़ा सा गर्म करेंगे, जलाएंगे, तब ये आपकी जलेंगी, तब आपका कॉपर का ऑक्साइड बनेगा। बहरहाल बनेगा ऑक्साइड ही, इन सब का ऑक्साइड ही बनेगा। हाइड्रोजन धातु में दोनों में आता है तो इसको हम लोग यहाँ नहीं लेंगे, केवल हम लोग कॉपर ले लेंगे, जिंक ले लेंगे, क्या ले लेंगे, आयरन ले लेंगे, तो इनका भी क्या बनेगा, ऑक्साइड ही बनेगा, ठीक है। तीसरे की बात करें बहुत ही कम क्रियाशील, जैसे आपका सोना हो जाता है, ठीक है, आपका क्या हो जाता है, सोना हो जाता है Au, चांदी हो जाती है Hg यानी कि मरकरी हो जाती है। दीज एलिमेंट्स आर बहुत ही कम एक्टिव, ना के बराबर, ये क्रियाशील होते ही नहीं है। इनको अगर जब वायु में उच्च ताप पर भी गर्म करें तब भी ये भी आपकी जो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करती हैं। तो कहने का हमारा मतलब यही है कि जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो मेटल्स तीन भागों में डिवाइड हो गए, बहुत ज़्यादा क्रियाशील, कम क्रियाशील, बिल्कुल ना के बराबर क्रियाशील। बहरहाल ये चाहे कम क्रियाशील हो चाहे बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील हो, ये सब मिलकर के बनाते हैं धातु का ऑक्साइड ही, ठीक है। धातु के ऑक्साइड की कभी कभी प्रकृति पूछ लेता है कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा सभी जो ऑक्साइड्स होते हैं वो जल में घुलते नहीं हैं, लेकिन सोडियम का ऑक्साइड जो होता है
वो जल में घुल जाता है। पोटेशियम का जो ऑक्साइड होता है वो जल में घुल जाता है। जब सोडियम का ऑक्साइड जल में घुलता है तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनता है और पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बनता है। आप जानते हैं कि ये सब क्या है, दीज आर बेसेस, ये सब क्षार हैं। यानी कि धातुओं की ऑक्साइड कैसी होती है, उनकी प्रकृति की बात करें तो वो क्षारीय होती है। ठीक है, इसके दूसरे केमिकल प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करते हैं कि इसका सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। इसका सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, रिएक्शन ऑफ वाटर, जल से क्रिया। क्या होता है जब कोई मेटल वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो ध्यान रखिएगा, हमने कहा अभी कि मेटल्स एक्टिविटी के आधार पर, इनके क्रियाशीलता के आधार पर मेटल्स को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया था, बहुत ज्यादा क्रियाशील, कम क्रियाशील और बिल्कुल ना के बराबर या फिर ना क्रियाशील, अक्रियाशील कह लीजिएगा आप। तो जितने भी आपके मेटल्स जो कि बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका सोडियम, ठीक है, जैसे आपका पोटेशियम, जैसे आपका मैग्नीशियम डॉट डॉट, ये आपके जो मेटल्स हैं बहुत ज़्यादा क्रियाशील हैं। तो जो आपके मेटल्स बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं वो ठंडे जल से भी अभिक्रिया कर लेते हैं, कोल्ड वाटर से भी वो रिएक्ट कर लेते हैं। तो जब किसी मेटल की अभिक्रिया हम कोल्ड वाटर से करवाते हैं, ठंडे जल से अभिक्रिया करवाते हैं, तो रिएक्शन 2 पदों में कंप्लीट होती है। ठीक है, पहले आपका बनेगा सोडियम का ऑक्साइड और रिलीज होगी कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस आपके रिलीज होती है। फिर अगर जो जल की अधिकता हो, जल की क्या हो, अधिकता हो, तो जो आपका ये सोडियम ऑक्साइड होता है, ये सोडियम ऑक्साइड वंस अगेन रिएक्ट करता है वाटर से और यह चेंज हो जाता है सोडियम के हाइड्रा ऑक्साइड में, NaOH में। अब देखिएगा ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। अब इस रिएक्शन के हम लोग एक रिएक्शन कैसे बनाएंगे, इन दोनों को आप ऐड करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। यहाँ से आपका बचा Na, यहाँ से आपका H2O कितने H2O हो जाएंगे, 2H2O हो जाएंगे और गिव्स आउट यहाँ से आपका हो जाएगा NaOH और प्लस का क्या हो जाएगा H2O। वंस अगेन रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं है, ये आपका फर्ज बनता है कि आप रिएक्शन को बैलेंस करें और सीखें। ठीक है, तो ये आपका बन गया। जब किसी भी धातु की क्रिया हम जल से करवाते हैं तो दरअसल उसका हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, उसका क्या बनता है, हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। जिस तरीके से सोडियम ने जल से अपक्रिया करके क्या बनाया, सोडियम का हाइड्रो ऑक्साइड, गैस कौन से निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक, ऐसे ही जब तुम पोटेशियम की अपक्रिया करवाओगे वाटर से तब आपका बनेगा पोटेशियम का हाइड्रो ऑक्साइड, KOH बनेगा और कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऐसे ही मैग्नीशियम जब वाटर से क्रिया करेगा, ठंडे जल से क्रिया करेगा तो आपका बनेगा मैग्नीशियम का हाइड्रो ऑक्साइड और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यह तो हो गया ठंडे जल से अभिक्रिया। दूसरा देखिएगा, गर्म जल से इसकी क्या अभिक्रिया होती है। तो गर्म जल से कौन अभिक्रिया करेगा, तो जो थोड़ा सा कम क्रियाशील होता है, जैसे आपका कॉपर हो गया, कम क्रियाशील होता है, जैसे आपका, ठीक है, कॉपर हो गया, ये कम क्रियाशील होता है। जिंक आपका जैसे हो गया, ये कम क्रियाशील होता है। ठीक है, कम क्रियाशील में कॉपर आ गया, जिंक आ गया आपका, जैसे आयरन भी आप ले लीजिएगा, थोड़ा कम क्रियाशील होता है। तो ये सब के सब जो होते हैं वो गर्म जल से अभिक्रिया करते हैं। किससे अभिक्रिया करते हैं, गर्म जल से। तो जब इनकी सबकी अभिक्रिया गर्म जल से होगी तो ध्यान रखिएगा इनका भी बनेगा ऑक्साइड, CuO बनेगा। क्या बनेगा, CuO बनेगा और कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। रिएक्शन फिर बैलेंस नहीं है, आपका काम है बैलेंस करते रहिएगा। जिंक की अभिक्रिया आप करवाएंगे अगर जो जल से, तो आपका बनेगा जिंक का ऑक्साइड और कौन सी गैस निकलेगी, तब भी आपकी गैस हाइड्रोजन ही निकलेगी। ठीक है, ऐसे ही आयरन की अभिक्रिया करवाएंगे आप तो आयरन का ऑक्साइड बनेगा और कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, अब देखिएगा तीसरे के अंतर्गत क्या आ जाएगा, भाप से क्रिया कह लीजिएगा। भाप से क्रिया, जो धातुएं बहुत ही कम क्रियाशील होती हैं, जैसे आयरन बहुत कम क्रियाशील के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, तो या फिर कह लीजिएगा तीसरा, देख लीजिएगा यहां पर क्या बनेगा। तीसरा जैसे जो बहुत कम क्रियाशील धातुएं होती हैं, जैसे आपका Au हो गया, जैसे आपका Ag हो गया, जैसे आपका Hg हो गया, तो दीज आर, ये जो एलिमेंट्स हैं बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। ये बहुत ही कम क्रियाशील होने का बहुत उच्च ताप वाली जल से अर्थात भाप से भी ये अभिक्रिया नहीं करती हैं, यहां पर कोई आपकी रिएक्शन होती ही नहीं है। तो ये आपका सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी हो गया, रिएक्शन विद वाटर, यानी कि जल से अभिक्रिया किसकी, मेटल्स की। हाइड्रोक्साइड भी बनता है और ऑक्साइड भी बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरे इसके मेटल्स का, तीसरे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि क्या होता है जब किसी मेटल की क्रिया किसी एसिड से होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है अम्ल से क्रिया। क्या होता है जब किसी एसिड की क्रिया किसी मेटल से होती है, तो हम लोगों ने पढ़ा था
एसिड बेसेज इन सॉल्ट के अंतर्गत केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस एसिड्स, यानी कि अम्लों के रासायनिक गुण के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि क्या होता है जब किसी एसिड की क्रिया किसी मेटल से होती है। ठीक वही वाली रिएक्शन हमें यहां पर भी पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग बात करेंगे HCl एसिड की, हम लोग बात करेंगे H2SO4 की, हम लोग बात करेंगे CH3COOH की, ठीक है। यानी कि जो मेटल्स होते हैं जैसे आपका सोडियम, जैसे आपका मैग्नीशियम, जैसे आपका एल्युमिनियम, तो ये जो मेटल्स होते हैं, ये मेटल्स जो रिएक्शन HCl के साथ में देते हैं वही रिएक्शन H2SO4 के साथ देते हैं, वही रिएक्शन CH3COOH के साथ देते हैं। लेकिन ये मेटल्स जो होते हैं ये रिएक्शंस HNO3 के साथ में नहीं देते, नाइट्रिक एसिड के साथ में नहीं देते। कभी कभी घुमा करके क्वेश्चंस पूछ लेता है कि क्या होता है जब सोडियम की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है, तो सोडियम जो रिएक्शन HCl के साथ में देगा, जो रिएक्शन H2SO4 के साथ में देगा, जो रिएक्शन CH3COOH के साथ में देगा, वो रिएक्शन HNO3 के साथ में नहीं देगा। क्या अंतर होता है ध्यान दीजिएगा। जब हम किसी धातु की क्रिया HCl से करवाते हैं तो ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे धातु होगा वो धातु, और अगर जो HCl आपने ले रखा है तो क्लोराइड, यानी कि बनेगा बहरहाल यहाँ पे सॉल्ट। क्या बनेगा आपका? सॉल्ट बनेगा, और क्या बनेगा? और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सॉल्ट कौन सा बनेगा, तो इस ये धातु और प्लस अगर जो आपने यहाँ पे क्लोराइड ले रखा है, HCl ले रखा है, तो क्लोराइड बनेगा, धातु का क्लोराइड अर्थात NaCl, और क्या बनेगा? और हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप बदल दीजिएगा, एसिड बदल दीजिए, आप यहाँ पर क्या ले लीजिए आप? H2SO4, ठीक है। तो ये धातु प्लस सल्फेट बनेगा, धातु का सल्फेट अर्थात सोडियम सल्फेट बनेगा, और यहाँ पर भी कौन सी गैस निकलेगी? यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप एसिड बदलिए और लिखिएगा यहाँ पे CH3COOH अर्थात एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे धातु का एसीटेट बनेगा अर्थात CH3COONA बनेगा, और कौन सी गैस निकलेगी? और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलेगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे मैग्नीशियम ले लेंगे तो मैग्नीशियम का क्लोराइड बनेगा, यहाँ पे अपने मैग्नीशियम ले रखा है तो मैग्नीशियम का सल्फेट बनेगा, और यहाँ पे मैग्नीशियम लिख लेंगे आप तो मैग्नीशियम का एसीटेट बनेगा। यहाँ पे आप कैल्शियम रखेंगे तो कैल्शियम का क्लोराइड बनेगा, कैल्शियम का सल्फेट बनेगा, कैल्शियम का एसीटेट बनेगा। इस तरीके से आपके रिएक्शंस होती हैं किसकी? मेटल्स की एसिड के साथ में। जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। HNO3, जब हम किसी भी मेटल की क्रिया मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़ करके, ध्यान रखिएगा, मैग्नीज और मैग्नीशियम को आप छोड़ दीजिएगा, मैग्नीज और मैग्नीशियम जो रिएक्शन HCl के साथ में देती हैं, जो रिएक्शन H2SO4 के साथ में देती हैं, जो रिएक्शन CH3COOH के साथ में देती हैं, ठीक वही रिएक्शन आपकी HNO3 के साथ में भी देती हैं। कहने का मतलब हमारा यह है कि अगर जो मैग्नीज की क्रिया HNO3 से करवा दें तो मैग्नीज का नाइट्रेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मैग्नीशियम से हम करवा दें तो मैग्नीशियम का नाइट्रेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बट अगर जो हम सोडियम की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करवा दें तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। अगर जो हम सोडियम की क्रिया HNO3 से करवाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, सोडियम का नाइट्रेट तो बनेगा लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि जो हाइड्रोजन है, जो आपका HNO3 है, वो ऑक्सीकारक होता है। ये हाइड्रोजन को अवशोषित कर लेता है और ये आपका बना देता है नाइट्रोजन का ऑक्साइड और जल। नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना देता है और क्या बना देता है? जल बना देता है। तो एट द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन जाता है और यहाँ पे जल बन जाता है। ये आपकी रिएक्शन हो जाती है। अगर जो आप यहाँ पे कैल्शियम से करवाएंगे तो कैल्शियम का नाइट्रेट बनेगा, नाइट्रोजन बनेगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड क्या बनेगा? जल बनेगा। लेकिन मैग्नीज और मैग्नीशियम जो रिएक्शंस इनके साथ में देती हैं, ठीक उसी प्रकार के रिएक्शन वो नाइट्रिक अम्ल के साथ में भी देती हैं, ठीक है। तो ये इसका तीसरा केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया कि क्या होता है जब किसी मेटल की क्रिया किसी एसिड से होती है। एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर जो वो आपका मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, बहुत पहले एक लेक्चर हमने इस पे बनाया है, आप देख लीजिएगा जाकर के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर जो कोई मेटल हाइड्रोजन से नीचे आता है
तो ध्यान रखिएगा वो मेटल किसी भी एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब वो मेटल ही कम एक्टिव है हाइड्रोजन से तो फिर वो किसी एसिड से हाइड्रोजन को रिमूव कैसे कर सकता है। तो अगर जो कोई भी मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आता है तो डेट मेटल विल नॉट बी रिएक्ट विद एनी एसिड, वो किसी भी एसिड के साथ में अभिक्रिया नहीं करेगा। बाकी जितने भी आपके मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं वो सारे मेटल्स जो होते हैं वो एसिड से अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 अति महत्वपूर्ण रासायनिक गुण हो गए। और भी इसके रासायनिक गुण हैं, लेकिन चूंकि उससे बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा ये, तो आगे के केमिकल रिएक्शंस को हम अगले लेक्चर में रखते हैं। तब तक के लिए आप इन लेक्चर मतलब कि जो भी इसमें पढ़ाया गया उसको आप ध्यान से पढ़ लें, समझ लें, ताकि आगे जो भी पढ़ाया जाए वो आसान हो सके। थैंक्स।